अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये Q&A वीडियो होने वाला है जिसका जो मैंने पोस्ट में डाला था कम्युनिटी टैब में कुछ दिन पहले। तो मैंने पिछले संडे का बोला था बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मैं नहीं डाल पाया, मैं बिजी था। और उसके बाद जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी के भी 2-3 वीडियो रह चुके थे हमारे, तो वो कंप्लीट करके मैं आज डाल रहा हूँ, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस गो टू आवर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन पूछा है मीर अदनान ने। अस्सलाम वालेकुम भैया, आई होप यू आर डूइंग वेल। मॉक टेस्ट में स्कोर एक पॉइंट पे स्टक रहता है लाइक 390 to 400 एंड हाउ टू मैनेज एग्जाम प्रेशर विच द रूट कॉज ऑफ एंग्जाइटी, थैंक यू। सबसे पहले मैं इसको बोलना चाहता हूँ, देखो अगर 390 to 400 पे तुम्हारा स्कोर स्टक हो रहा है पूरा सिलेबस कवर करके, तो आपको हर मॉक टेस्ट में सबसे पहले ये पॉइंट आउट करना है कि आपको किस पोर्शन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं या आप किस पोर्शन से जो है क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो। तो उसी पोर्शन को आपको फिर से रिवाइज करना है, उसको स्ट्रांग करना है सो दैट आप अपना स्कोर आगे बढ़ा के चले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर फॉर एग्जाम्पल एक फिजिक्स में एक पोर्शन आपको अब फॉर एग्जाम्पल थर्मल फिजिक्स आपकी अच्छे से आती है, ठीक है, उसको बार बार रिवाइज करने से कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा है कि आप किसी और पोर्शन को उठाओ जो आपका वीक है और वहां से आपके क्वेश्चंस बने और आपका स्कोर जो है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज हाउ टू मैनेज एग्जाम प्रेशर विद द रूट कॉज ऑफ एंग्जाइटी। सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना है, जो रूट कॉज है, जो पहली बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपको दिमाग में रखना ही नहीं है कि आप कोई पहाड़ तोड़ने जा रहे हो। नीट एग्जाम जो एक बेसिक लेवल का एग्जाम है, इतने सारे बच्चे आपसे पहले सिलेक्ट हो चुके हैं, आपके बाद सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप एक फेज से, लाइफ के एक फेज से गुजर रहे हो जो आपको फेस करना है। अब अगर आपने अच्छे से मेहनत की होगी, अगर आप अच्छे से अपना 100% दिया होगा आपने, तो आप इंशाल्लाह इस एग्जाम में आराम से क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। अगर नहीं तो फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस पता ही होते हैं। तो आपको बस एंग्जाइटी ऐसे मतलब मैनेज करनी है कि ये बस फेज है, आपने जितना भी पढ़ा है आपको बस वही वहां पे काम आएगा। और एक और चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जितना भी एग्जाम पास आता है उतना इंसान को लगता है कि एग्जाम के टाइम उसको सब कुछ भूल जाएगा, जो कि होता नहीं है असल में, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत फैली होती है दिमाग में। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि जब आप पेपर लोगे, पेपर लेने से पहले आपके दिमाग में यही नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बट द मोमेंट यू टेक द पेपर, तब क्या होता है, जितना भी आपकी कंसंट्रेशन होती है वो उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे चली जाती है, ठीक है। तो क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने खुद देखा है, अगर आपने थोड़ा सा भी एक क्वेश्चन के बारे में पढ़ा होगा, थोड़ा सा भी आपको उसके बारे में आइडिया होगा, तो जब आप वो क्वेश्चन पढ़ते हो तो आप आराम से उसको कर पाते हो। अगर आपकी कंसंट्रेशन अच्छी है तो आपको ये दिमाग में नहीं रखना कि मुझे भूल मत जाएगा या वगैरह वगैरह। बस जितनी आपने मेहनत की है, मेहनत का रंग मिलता है, इंशाल्लाह आपको भी मिलेगा, ठीक है। सो एंग्जाइटी एंग्जाइटी लेने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन भाई, समारियम, नाम पढ़ना नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है। प्लीज क्लियर इफ सॉल्विंग ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज इंपॉर्टेंट फॉर केमिस्ट्री और आई कैन स्किप दोज शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखो एग्जाम्पलर पे जो है ना, मुझे लगता है नीट के हिसाब से सिर्फ जो एमसीक्यूज उसके होते हैं जो कि फिंगर टिप्स पे भी उन्होंने प्रिंट कर रखे हैं, दे आर इंपॉर्टेंट। बाकी जितने भी मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट या लॉन्ग आंसर हैं एग्जाम्पलर पे, वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, उनको करने की जरूरत नहीं है। उससे अच्छा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करो, ठीक है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सिर्फ जो एमसीक्यूज है, सिंगल ऑप्शन करेक्ट वाला सेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है, वहां से अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। Now the third question by Medico. Assalamu alaikum sir. Walaikum salam. My question is quite different. I don't have any problem in preparation or test. I am worrying about cutoff. Can you please tell me the safe score for RBA girls for NEET 2020? Please maximum कितना जा सकता है? देखो आप कट ऑफ पहले ही क्या बोले, और मुझे उतना नॉलेज नहीं होता है सीट मैट्रिक्स का, फिर कट ऑफ कितना जाता है। बट आरबीआई गर्ल्स के लिए अगर वर्स्ट से वर्स्ट भी हालात हो जाएंगे तो 550 आपका सेफ स्कोर है हमेशा, और 525 ऐसा ही कुछ। बाकी मुझे इस कट ऑफ का ज़्यादा पता नहीं रहता। नाउ इलाही फहद, my NEET score is 532 in mock test and I give this test in Mission E. Can I get up to 600 in NEET and I give test at Mission E? देखो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि कोई सी भी टेस्ट सीरीज अगर आप दे रहे हो, चाहे आकाश की हो, मिशन ई की हो, काई की हो,
एलन की हो। जब आप रियल एग्जाम देते हो, रियल एग्जाम में टेस्ट सीरीज से इजी पेपर होता है। आप किसी भी साल का पेपर उठाओ और उस साल के टेस्ट सीरीज के पेपर्स उठाओ, आप देखोगे कि जो रियल एग्जाम होता है, ये सिर्फ नीट में नहीं होता है, जेईई ले लो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है, जो रियल एग्जाम होता है वहां पे जो पेपर होता है वो मॉक टेस्ट से इजी आता है। तो मैं खुद बताऊंगा, मुझे कभी मॉक टेस्ट में 695 आए ही नहीं थे, लेकिन नीट का पेपर कैसा था, नीट के पेपर में मुझे फिर 695 आ गए, क्योंकि उससे पहले जितने भी मैंने मॉक टेस्ट दिए थे उनकी लेवल बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो ऐसा आपको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 532 आ रहे हैं, स्टिल आपको, इसका मतलब आपका कोई ना कोई पोर्शन वीक है, आप उस पोर्शन पे फिर से वर्कआउट करो। ठीक है, सो दैट आपको जो ये स्कोर है टेस्ट सीरीज में, अगर आपका 600 प्लस चला गया तो आपके बहुत चांसेस है कि आपको रियल एग्जाम में 650 प्लस आएंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगरा जहरा, आपका क्यों नहीं वीडियो ही नहीं आया, तो ये है, हाउ मेनी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट शुड वी गिव, दिस इज आस्क्ड बाय टीएम कॉक एडिक्टेड समथिंग। देखो, मैंने इससे पहले वीडियो में भी बोला था कि इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रिपरेशन। अगर आपकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो गई है या 50% प्लस हो गई है, सो यू शुड ट्राई फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ऑन डेली बेसिस लास्ट 1-1.5 महीने के लिए, जो मैंने इससे पहले वीडियो में भी बोला था। अब अगर आपका कोई पोर्शन बचा है, अभी आपने वो कवर नहीं किया है, तो आप पार्ट सिलेबस टेस्ट दे सकते हो। लेकिन फॉर दोज जो जिन्होंने अभी भी जो डेली फुल सिलेबस मॉक टेस्ट नहीं दे रहे और उनकी प्रिपरेशन हो चुकी है, उनका सिलेबस हो चुका है, आई हाईली रिकमेंड देम कि आप आज से ही स्टार्ट करो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना 2 to 5 स्लॉट में। और जब लास्ट के 10 डेज हो, एग्जाम से पहले 10 डेज, मतलब 7 जुलाई से, वहां तब से आप स्टार्ट करना प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस देना 2 to 5 स्लॉट में, क्योंकि प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन से जितने भी आपके कंसेप्ट्स हैं पूरे सिलेबस में वो आपके रिवाइज हो जाएंगे और रिवीजन के साथ साथ आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस करना लास्ट 10 डेज में, उससे बेटर रिवीजन आप नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम एड्रेनलिन रश होता है बहुत। नाउ द क्वेश्चन बाय एस ए शबीर, अस्सलाम वालेकुम भैया, प्लीज आप क्लियर कीजिए कि अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री में सिर्फ इन टेक्स्ट और एग्जाम्पलर वाले सॉल्व करें तो क्या काफी रहेगा। आई डोंट थिंक सो, अगर आप सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स में इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स करें, क्योंकि देखो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री, जितना पढ़ते हो ना, जो टीचर से पढ़ते हो ना आप, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगते हो तो आपको पहले पहले लगता है कि ये बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है, मतलब टीचर ने पता नहीं क्या पढ़ा है और क्वेश्चन में पता नहीं क्या दे रहा है। सो आई स्टिल बिलीव कि फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सो जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना वो आपको स्ट्रांग होगा। अगर आप सिर्फ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस करते हो, मैं अपना बोलूंगा, अगर मैं सिर्फ इंटेक्स्ट क्वेश्चन करूं आपकी जगह होके, तो मुझे कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मुझे अब नीट का पेपर सारा आएगा। जितनी मैंने प्रैक्टिस की होगी, कर रखी होगी, उतना मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस टाइम, जब आपका टाइम कम हो, तो आई सजेस्ट कि अब आप जो टीचर के डीपीपीज होते हैं, हाँ इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी करो, लेकिन जो टीचर के डीपीपीज है वो इंपॉर्टेंट है। उन्होंने काफी बुक्स कंसल्ट करके जो है और नीट के पेपर को दिमाग में रख के एक डीपीपी फ्रेम किया होता है, वो बहुत हाई यील्डिंग होता है, तो आप उस डीपीपी पे रिलाई कर सकते हो, न कि सिर्फ इंटेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ द वर्ल्ड फैन, अस्सलाम वालेकुम भैया, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं 10th में पढ़ता हूँ और मैं कैसे पढूं आने वाले एग्जाम के लिए, लाइक नोट्स याद करूँ। देखो फिलहाल आप 10th में पढ़ रहे हो, तो 10th का क्या बोलूँ, 10th के अगर मैं अपने हाल बोलूँ तो आपको बिलीव नहीं होगा। 10th 10th के लिए मैं क्या बोलूँ, अब छोड़ो। कश्मीर जोन, सर माय क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम नीट, व्हाट आर योर मोटिव्स और गोल्स इन योर लाइफ। यार देखो, पहले भी मैंने बोला है कि मुझे नीट दिमाग में पहले नहीं था, डॉक्टर बनना दिमाग में नहीं था, बट आई वेंट विद द फ्लोर, अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट समथिंग मेरे पास है अभी। तो ऐसे मुझे ऐसा कुछ है नहीं कि पर्टिकुलर यही करना है या वही करना है, बस अपना 100% देंगे, बाकी जो अल्लाह ताला ने नसीब में रखा होगा तो मिल जाएगा। खालिद हंकर ब्लेस, थैंक्स। सुगरा जहरा अगेन, व्हाट इज, अस्सलाम वालेकुम वासिफ सर, पढ़ा सब कुछ है बायो में, बट रिवीजन करने में टाइम लगता है, ऐसा लग रहा है कंप्लीट होगा ही नहीं, ऊपर से मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, हम तो डिमोटिवेट ही होते हैं। फाइनली आई वांट टू नो आपकी स्ट्रेटजी क्या रही लास्ट पे, जब बायो का रिवीजन चल रहा था, क्या आप भी डिमोटिवेट होते थे। ऑब्वियसली डिमोटिवेट हर कोई होता है, मैं भी हुआ था बहुत। और मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में बोला है कि जब दूसरी बार नीट पोस्टपोन हुआ था तो मैंने छोड़ दिया था, मैंने सोचा था कि अब इस साल नीट नहीं होगा। तो फिर कुछ 23 डेज रह गए थे जब एडमिट कार्ड आ गया था, और मैं पूरा अपना डिप्रेशन में चला गया था कि अब क्या होगा। लेकिन अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह ताला का रहम था,
मैंने हिम्मत नहीं आ रही, और मेरे भाई का बहुत बड़ा रोल है उसमें। उसने मुझे मतलब वो बिल्कुल ना ज़मीन से उठाया, बोला तूने 2 साल इतनी मेहनत की है, बस तू इन 20-25 दिन में थोड़ा सा रिवाइज कर ले, तो आराम से तेरी सिलेक्शन हो जाएगी। तो वो स्टेट था 20 दिन पहले कि मुझे लगा था कि सब भूल गया है। तो ऑब्वियसली ये छोटी छोटी चीज़ों से, जब मॉक टेस्ट में कम नंबर आए या बायो को लगता है आपको कि भूल गया, इन चीज़ों से डिमोटिवेट होता ही है। लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप वहाँ पे पेपर पकड़ोगे, जिस भी क्वेश्चन के बारे में आपको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी, उस पर फोकस आप 100% कर सकते हो, ठीक है। बस ये है कि आपने अगर आप देखा ही नहीं होगा वो क्वेश्चन, तो वो कैसे आएगा, है ना। तो आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम रिवाइज करना कैसा इफेक्टिव है बायो। मेरी एक वीडियो है इस पे, जिसपे मैंने बायो का 270 क्वेश्चंस है, वो पूरी 11th-12th बायो, एक एक लाइन से क्वेश्चंस उससे पिक किए गए हैं। और मैं लास्ट डेज में कैसे बायो रिवाइज करता था, मैं वो क्वेश्चंस करता था। कभी कभार मैं दिन में वो एक रिवीजन उसका कर लेता था, तो एक दिन में मेरी पूरी बायो रिवाइज हो जाती थी। लेकिन उसके अलावा मैं बायो की जो डायग्राम्स हैं उनकी लेबलिंग फिर से उनको नजर मारता था, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पीडीएफ जो है बायो का, वो मेरे एक वीडियो में दिया हुआ है, आप उसके डिस्क्रिप्शन में चले जाना। तो वहाँ पे आपको उस बायो, उसको मैंने मार्क किया है बायो 340+, ठीक है। वहां से आप उस बायो को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। और मॉक टेस्ट कैसे आप स्कोर इंक्रीज करो, जैसे मैंने मीर अदनान के क्वेश्चन में बोला कि आप पॉइंट आउट करो किस पोर्शन से आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जो आपका वीक पोर्शन है उसी को टारगेट करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका कोई स्ट्रांग पोर्शन है आप उसी को बार बार रिवाइज कर रहे हो, तो आपका स्कोर ऑब्वियसली वहीं पे स्टक हो जाएगा। नाउ ओएस बट my mock score is stuck between 300 to 400, which is affecting my mental health. Kindly suggest to me, should I continue giving mock tests every 2 days or increase it to 4? At least please give me some tips for physics. असला ये ओएस भट्ट की जो प्रॉब्लम है वही जो मीर अदनान के बारे के केस में मैंने बोला था कि वीक पोर्शन को हिट करना, लेकिन इसने बोला फिजिक्स के लिए कुछ टिप्स दे दो। देखो, अगर नीट 2022 को दिमाग में रखे तो आज से कुछ 20-25 दिन ही बचे हैं ना। तो 25 दिन में आप फिजिक्स को कैसे करोगे? मुझे लगता है अगर आपको कोई आइडिया नहीं है, प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस उठाओ, प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन बुक उठाओ, हर चैप्टर के क्वेश्चंस देखो, उनके सॉल्यूशंस देखो, और उनके सॉल्यूशंस आप याद करो। अगर आपको थोड़े से भी कंसेप्ट हैं, उनके सॉल्यूशंस याद करो और उनको बार बार रिवाइज करो। उससे क्या होगा, मे बी आपको क्वेश्चन टाइप जो है वो आपको याद रहे। अगर उस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप वो फार्मूला लगा के उसको कर सकते हैं। बाकी 25 दिन में आप फिजिक्स को मास्टर कर सकते हैं, वो मैं नहीं कहूंगा, और मुझे नहीं लगता कि हो सकती है। बस आप प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस अब करो, अगर आपको कुछ नहीं आता तो बस उनके सॉल्यूशंस याद करो और उनको समझो थोड़ा सा, मे बी वो हेल्प करेगा आपको एग्जाम में। नाउ दिस इज एलिनाइट, प्लीज भैया गिव मी अ परफेक्ट वेटेज वीडियो ऑन बायो चैप्टर वाइज, नीडेड वीडियो। देखो चैप्टर वाइज वो भी बायो में, देखो मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन इट्स अ काइंड ऑफ नॉनसेंस क्वेश्चन। क्योंकि बायो में आप कैसे बोल सकते हो कि वेटेज वीडियो देखो, आप पेपर उठा के देखो, हर चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं, है ना। बट अगर आप 2018 तक जाओ, 2018 तक क्या होता था, हर कोचिंग में क्या बोलते थे कि एक फिजिक्स का एक पर्टिकुलर पोर्शन है जहां से आपके मोर देन 50% क्वेश्चंस आते हैं, दैट कंप्राइज्ड ऑफ ऑसिलेशंस एंड वेव्स, थर्मल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड ग्रेविटेशन और रोटेशन, है ना। ये सब कराते थे टीचर, और मोर देन 50% पेपर आपका इसी से आएगा, वो फिजिक्स में था। बट अगर आप 2019 से देखो, छोटे छोटे चैप्टर्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई चैप्टर नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप 2019, 2020, 2021 एवरी चैप्टर इन द एनसीईआरटी एक्सेप्ट कम्युनिकेशन इन फिजिक्स, वो तो पहले ही सिलेबस से एक्सक्लूड किया गया था, हर चैप्टर से क्वेश्चंस आ चुके हैं। पहले रोटेशन में उतना नहीं पूछते थे, अब रोटेशन में पूछते हैं, और बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी अब पूछने लगे हैं, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग करो। और ऐसा नहीं है कि मैं बायो में बोलूंगा कि ये 5 चैप्टर, खासकर बायो में यार, बायो तो सारी एनसीईआरटी से ही आती है और हर चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो आप बायो में ये नहीं बोल सकते कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर बोलो वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ऐसा नहीं है। Now this is another question from Commando. Assalamu alaikum sir, hope you are fine. Why my score is varying sometimes 450, 465, 500, 551? तो आप देखो, जिसका भी फुल सिलेबस ये मॉक टेस्ट में स्कोर वेरी कर रहा है, उसको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप एनसीईआरटी बेस्ड जो है फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दो। अगर आपको लगता है कि किसी टेस्ट सीरीज में एनसीईआरटी के बाहर पूछा गया है, खासकर बायो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में, तो वो देने की जरूरत नहीं है। तो मैंने अपनी टेलीग्राम चैनल पे जो है बहुत सारे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट जो हैं
अवेलेबल करा दिए हैं अलॉन्ग सॉल्यूशंस। इससे पहले ही मैंने एक छोटा सा वीडियो भी डाला था, तो आप वहां से वो कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने वो किए हैं और वो अपना स्कोर भेजते रहते हैं। Now, Sabia Sophie, for organic, should we do only NCERT or some other things? How many questions from organic come in out of NCERT? देखो, जब 11th में मैं था तो पहली बार जो है वो बोर्ड्स हुआ था हमारा, तो कोचिंग सेंटर्स को ऑब्वियसली उनको जल्दी में फिर सिलेबस खत्म करना पड़ा, तो ऑर्गेनिक उतने अच्छे से नहीं हो पाई। नाउ 12th में जब हम आए तो हमें पूरा साल ऑर्गेनिक पढ़ाते रहे टीचर, और वो बहुत ज़बरदस्त टीचर थे, और उसने एक अच्छी सोफिस्टिकेटेड बुक हमें करने को दी, हम करते भी थे। बट जब साल खत्म हुआ तो मैंने जब नीट के क्वेश्चंस देखे तो मुझे नहीं आते थे, तो मुझे इतना डिप्रेशन हो गया था। मैंने फिजिक्स के सर को बोला था कि मैं ऑर्गेनिक के 15 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे डिप्रेस कर रही है। तो फिर उसने मुझे बोला कि तुम टेक्स्ट करो, बस अगर 15 क्वेश्चन है तो 10 तो टेक्स्ट से आएंगे ही आएंगे, तो तुम सिर्फ टेक्स्ट जैसे याद करने बैठो। अब तो मुझे थोड़ी बेसिक ऑर्गेनिक पता थी, वो इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन वगैरह, रेजोनेंस। तो फिर मैंने टेक्स्ट 12th की ऐसे ना जैसे बायो रट्टा मारते हैं वैसे ही रट्टा मारा था पहला रिवीजन। फिर धीरे धीरे थोड़ा समझ आने लगा, तो मुझे अब दिमाग में था कि 15 में से 10 क्वेश्चन मुझे आएंगे। जब मैंने नीट एग्जाम दिया तो 15 के 15 टेक्स्ट से ही थे, तो मेरे 15 ठीक हो गए। सिमिलरली इनऑर्गेनिक का भी ऐसा ही हुआ, और फिजिकल में भी मुझे पूरी आ गई, तो केमिस्ट्री में मेरे 180 थे। बट द थिंग इज कि आउट ऑफ एनसीईआरटी अगर आप नीट 2022 का भी देख लो, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आया। 2019 का देखो, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आया। तो जब से एनटीए एग्जाम करा रहा है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी पूरा टेक्स्ट से ही आ रहा है, जैसे बायो आती है। बट फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि टेक्स्ट से आएगा। हाँ, कंसेप्ट्स वही होंगे, कैलकुलेशंस इधर उधर होंगी, टाइप ऑफ प्रॉब्लम सेम होंगी, लेकिन उसमें वैल्यूज डिफरेंट होंगे, सो दैट वो आपके बेसिक कंसेप्ट्स, आपके कैलकुलेशन स्किल्स टेस्ट कर सके। ठीक है, सो टेक्स्ट इज मोर देन एनफ। जो टेक्स्ट में वो रिएक्शंस दिए हुए हैं उनको बार बार देखो, ये रिएक्टेंट साइड क्या है, प्रोडक्ट साइड क्या है, एरो पे जो कंडीशंस हैं, टेम्परेचर कितना है, वो पूरा ना जैसे बायो आपकी वर्ड बाय वर्ड याद होती है, वैसे आपको ऑर्गेनिक अनऑर्गेनिक की टेक्स्ट भी याद करनी है। Now, Sameer Ahmad, Assalamu alaikum. How I revise whole syllabus in last days and how I control depression? Please help, bro. तो मैंने आपको बोला कि बेस्ट वे टू रिवाइज इन द लास्ट डेज इज लास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस करो, पेपर करो 2 to 5 स्लॉट में, जैसे आप मॉक टेस्ट देते हो वैसे लास्ट 10 डेज में लास्ट 10 ईयर पेपर्स। और प्लस जितना भी आपको टाइम बच रहा है, टेक्स्ट रिवाइज करते रहो, फिजिक्स के फॉर्मूले जो आपने बनाए हैं वो रिवाइज करते रहो। तो बस यार, डिप्रेस क्यों होना, मतलब आपने अपना 100% दिया है। अगर खुदा न खास्ता फिर भी नहीं हुआ आपसे, तो आपका कोई फॉल्ट नहीं है। एटलीस्ट आपको गिल्ट नहीं रहेगा उम्र भर अगर आप सिलेक्ट भी नहीं हुए। अगर आप अभी छोड़ दोगे, अभी मेहनत नहीं करोगे एंग्जाइटी की वजह से, तो वो तो पता है सिलेक्ट तो आप वैसे भी नहीं होंगे, तो फिर उम्र भर गिल्ट रहेगा कि काश मैंने उस टाइम होल्ड किया होता। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे फर्स्ट ईयर में समझ आई, फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस। सर मैंने सिलेबस ख़त्म किया है, इट इज़ यॉम किया था और रिवीजन शुरू किया था, लेकिन पिछले 1 महीने से डिस्ट्रैक्शंस बहुत आई सर। फिर मैं बायो सिर्फ पढ़ सका, अब सिर्फ इन 38 डेज में क्या करना है। अभी तो 38 डेज नहीं है, तो यार बायो से कुछ नहीं होगा। अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट करोगे तो आपकी सिलेक्शन तो होगी नहीं। तो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो। अगर आपको लगता है आप किसी पर्टिकुलर जगह पे नहीं पढ़ रहे हो तो चेंज करो, माइग्रेट करो, लेकिन एट द एंड गोल एक ही है कि आप प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, आपको काम निकलना चाहिए अपना, बाकी जहां भी आप पढ़ रहे हो दैट डजंट मैटर। साहिल भट्ट, कॉन्फिडेंस नहीं आता टेस्ट से, डर लगता है, हाउ टू ओवरकम दिस। तो जब आप पहले नीट स्टेज पे ही डरोगे, तो आप मुझे बोलो जब अगर आप सिलेक्ट हो भी गए, अगर आपने प्राइवेट एमबीबीएस किया भी, तो वहां पे जो प्रेशर होता है जब आपको इमरजेंसी में पेशेंट आता है, तो उसको कैसे हैंडल करोगे। यही बात मैं अभी इससे पहले भी आपको बोलने वाला था कि एंड में बोलूंगा, अब ये इसने पूछ दिया, अब मैं यही बोलूंगा। देखो, सिर्फ ये चेक नहीं होता कि आपको कितनी नॉलेज है, आप कितने नॉलेजेबल हो, आपको कितने स्किल है, ये भी टेस्ट होना चाहिए कि एक बंदा अपनी नर्वसनेस को कैसे कंट्रोल करता है।
जब आपका एंड स्टेज आता है इस प्रिपरेशन का, तो आप जिसकी भी बहुत ज़बरदस्त प्रिपरेशन होती है उसको सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी होती है। रीज़न ये होता है क्योंकि वो डरा हुआ होता है रिजल्ट से। लेकिन जो बंदा अब यहाँ पे अपने नर्व्स को कंट्रोल कर पाता है, जो बंदा अपने स्ट्रेस लेवल को काम डाउन करता है, कॉन्फिडेंस लाता है अपने ऊपर, तो वो ऑब्वियसली नीट में परफॉर्म करता है और वो मेडिकल कॉलेज में एंटर होता है, जहाँ पे उसको इससे 10 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर फेस करना है। ठीक है, अब जो अभी फट्टू बनता है, तो उसको क्या होता है, प्रिपरेशन होने के बावजूद वो कॉन्फिडेंस नहीं ला पाता अपने ऊपर, वो बहुत नर्वस हो जाता है, उसकी वजह से जो है उसकी सारी प्रिपरेशन खराब हो जाती है और उसका पेपर खराब हो जाता है, तो वो मेडिकल कॉलेज एंटर नहीं कर पाता। और क्यों नहीं कर पाता, ये वहीं पे सिलेक्शन हो गई ना, तो नीट लेवल पे ही इस चीज की भी सिलेक्शन हो गई कि कौन स्ट्रेस मैनेज कर सकता है और कौन स्ट्रेस मैनेज नहीं कर सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली प्रिपरेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, प्रिपरेशन द प्रीरिक्विजिट, बट द स्किल टू मैनेज योर स्ट्रेस, टू मैनेज योर नर्वसनेस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि आगे जिस प्रोफेशन में आप जाने वाले हो, देयर इज हेल लॉट ऑफ स्ट्रेस। नाउ ममे मंत्रा कुछ फिजिक्स में बस 13 चैप्टर हुए अभी, अब रिवीजन हो रहा है, क्या करे 30। देखो मैंने पहले ही बोला आपको, अगर आपको कोई लगता है ना कि आपको कोई पोर्शन स्ट्रांग हो गया ऑलरेडी और आपको वहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो कुछ नया ट्राई करो, कोई इजी चैप्टर ट्राई करो जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, सो दैट आपका स्कोर बढ़ जाए। ठीक है, तो इसको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा। अब क्या है, नाउ दिस आई एम इन क्लास 11th हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है इससे पहले। सो ये Q&A जो है, इट वाज पर्टिकुलर फॉर नीट 2022। इस ड्यू क्लिक्स को मैं बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने बनाई है इस पे वीडियो, वो जाके देखिए। फिजिक्स कैसे करे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने इससे पहले बोला। अब आपको अगर नीट 2022 के लिए, तो आप बस प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस उनके सॉल्यूशंस रट्टे मारो। ठीक है, उसके बगैर कुछ नहीं होने वाला, समझो, मतलब रट्टा मारना ऐसे नहीं, समझो उनको। My question is how to stay focused for long hours and जिक्र जान, if I solve DPP and MTG only, is that enough? तो फोकस फॉर लॉन्गर आवर्स, तो अगर आपकी नीयत अच्छी है, तो आप ऑब्वियसली आपको अब आदत हो गई होगी लॉन्ग आवर्स के लिए पढ़ने का, और डीपीपीज और एमटीजी की कोई भी बुक अगर आप कर रहे हो, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। और प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस देख लेना और मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस कर लेना, सो यू आर डूइंग फाइन। इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनफ फॉर नीट 2022? सो फ्रॉम नाउ जो अभी से स्टार्ट करेगा उसके लिए मैं बोलूंगा मोर देन एनफ, प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस कर दो, अब इससे ज्यादा आपसे होगा नहीं क्योंकि टाइम बहुत कम है। सम स्कोरिंग चैप्टर्स फ्रॉम फिजिक्स, तो स्कोरिंग चैप्टर्स तो नहीं बोल सकता क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बोला कि हर चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, बट ऐसा है कि कुछ चैप्टर्स इजी है फिजिक्स में और कुछ टफ है, तो इजी चैप्टर्स को करने का जो है आपको फायदा होगा। तो इजी चैप्टर्स में उसको मैं बोलना चाहता हूँ, एक तो एटम्स, न्यूक्लियस, ड्यूअल नेचर, ये 12th में आता है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो पूरी आपको टेक्स्ट पढ़नी है और टेक्स्ट से ही सारे क्वेश्चंस आएंगे। कमिंग इनटू द 11th यूनिट्स मेजरमेंट्स, वो भी इजी चैप्टर है। वर्क पावर एनर्जी बहुत इजी है। काइनेमेटिक्स जो है 9th का कंसेप्ट होता है उन फॉर्म इक्वेशंस का, इक्वेशंस ऑफ मोशन। और जो है ग्रेविटेशन, दैट्स वेरी इजी। एंड थर्मल फिजिक्स में अगर आप थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी करते हो, तो वहां से फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको थर्मोडायनेमिक्स और स्टेट्स ऑफ मैटर वो मतलब सेम है, तो आपको ये इजी है। तो ये सब चैप्टर जो मैंने आपको बोले, दीज आई कैन से दैट दे आर स्कोरिंग चैप्टर्स बिकॉज दे आर इजी। हाउ मेनी रिविजन बिफोर नीट, इज वन परफेक्ट रिविजन बेटर देन? देखो ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि बायो टेक्स्ट में 50 रिविजन 60 रिविजन करो। अगर आपको लग रहा है कि आपको 5 ही रिविजन के बाद टेक्स्ट पे पूरा होल्ड आया है, सो नो नीड टू रिवाइज। बस क्या करना है, बस क्वेश्चंस लगाने हैं ज्यादा से ज्यादा, है समझ। तो ऐसा नहीं है कि आप फॉर एग्जाम्पल किसी ने 100 रिविजन किए होंगे तो उसको फिर भी जो है टेक्स्ट पे होल्ड नहीं है, तो उसके रिविजन से बेटर है कोई अगर 4 ही रिविजन कर रहा है लेकिन उसको पूरी टेक्स्ट पे होल्ड है। सो इट डिपेंड्स अपॉन आप कैसे पढ़ रहे हो। बस टेक्स्ट पे होल्ड लाना है, कितने भी रिविजन लगे, 5 ही लगे, 10 लगे, 15 लगे, उतने करो आप। Some easy and Sabia Sophie, some easy and scoring chapters of physics by which I can score up to 80, जो मैंने इससे पहले बोले वही, because physics at 0 level। अस्सलाम वालेकुम, बायो ट्यूशन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही, क्या करूं, प्लीज हेल्प।
तो इसके लिए क्या है कि अगर आपको अपने टीचर से समझ नहीं आ रही, यू कैन ट्राई यूट्यूब पे बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बट रिमेंबर वन थिंग, आपको सिर्फ एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहना है। आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, चाहे बायो हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, नोट्स बना लो, कोई मसला नहीं, उनको समझो, लेकिन अल्टीमेटली जो आपको टाइम देना है वो आपको सिर्फ अपनी टेक्स्ट को देना है, ठीक है। सो आपकी टेक्स्ट पढ़नी है बस। फिजिक्स पढ़ के भी नहीं आता, क्वेश्चंस करके भी कंसेप्ट भूल जाते हैं। तो अगर आप नीट 2022 के लिए पढ़ रहे हो तो जैसा मैंने बोला कि प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखो, उन वही समझो। बाकी जो है, बाकी क्वेश्चन जो है ये भी रिपीट है ना। तो दीज आर द क्वेश्चंस, एंड एट द एंड मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ आउट ऑफ दोज क्वेश्चंस जो आपको बहुत हेल्प करेंगी नीट एग्जाम के लिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि जो भी थॉट आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जा रहा है उसको छोड़ दो दिमाग से। जो भी बंदा आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेस दे रहा है ना, थोड़ा सा भी आपको नेगेटिव कमेंट कर रहा है कि यार कहते हैं पेपर टफ आएगा, यार कहते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, तो उसका नंबर ब्लॉक कर दो, ठीक है। मतलब नेगेटिविटी को जगह ही नहीं देनी अपने दिमाग में। और दूसरी चीज मैं आपको क्या बोलूं कि आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उस पर आप कॉन्फिडेंट रहे, आप फेथ रखें, ठीक है। और जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे से मतलब जिनका पूरा सिलेबस हो गया है और अब उनका स्कोर जो है 600 प्लस, काफी बच्चे मेरे कांटेक्ट में 600 प्लस उनके आ रहे हैं, बट दे आर स्टक एट अ स्कोर। तो उनको मैं बोल रहा हूँ कि आप भी इन जो है, जो आपके वीक चैप्टर्स हैं जिनमें आप क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो, उनको फिर से करो। बिकॉज द रीजन इज, आप तो सिलेक्शन तो आपकी है, जितना मुझे लगता है कि सिलेक्ट आप हो जाओगे। नाउ यू हैव टू पुश योर लिमिट्स सो दैट आपको एक अच्छी रैंक आए, अगर आप वो चाहते हो तो। सो उनके लिए ये सजेशन है। एंड एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि थोड़ा टाइम अब इन लास्ट डेज में ना घर वालों के साथ बिताना, थोड़ा मतलब खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले 1 घंटा 1.5 घंटा, सो दैट आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाए, ठीक है। आप थोड़ा रिलैक्स फील करो। और जिससे भी आपको लगता है, फैमिली में मैक्सिमम टाइम्स होता है ऐसा बंदा होता है जिससे आपको लगता है कि आपको बात करके अच्छा लगता है, जैसे मेरा बड़ा भाई था, तो वैसे आप उसके साथ बात कर सकते हो, ठीक है। बाकी स्ट्रेस नहीं लेना है, आप कोई पहाड़ तोड़ने नहीं जा रहे हो। नीट एक बेसिक लेवल एग्जाम है, आपसे पहले पता नहीं कितने सिलेक्ट हुए हैं, आपके बाद पता नहीं कितने सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये डेट्रीमेंटल नहीं है। ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता आप सिलेक्ट नहीं हुए तो आपकी लाइफ खत्म है। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ इस पे। हमारा एक रिलेटिव है, वो ऐसे रत्नीपुरा गांव का, वो हमारा पड़ोसी गांव है। वो एक ईद पे यहाँ आए थे। तो मैं 11th में पढ़ता था परेपुरा में। तो उसने बोला कि बेटा क्या करते, मैंने बोला 11th में पढ़ता हूँ, मेडिकल पकड़ा है मैंने। तो उसने बोला कि हाँ, जब मैं 12th में था तो मुझे भी पापा ने भेजा था श्रीनगर कोचिंग के लिए। तो मैंने बहुत मेहनत की। उसने कश्मीरी में बोला था, मैं फुट गुड, लेकिन पता नहीं 2 पॉइंट से सीईटी में उसकी सिलेक्शन रह गई। तो उसने बोला कि मैं इतना डिप्रेस हो गया और इतना रोता था रातों को, खुदाया मैं खुद, उसने भी की मतलब ये 2 पॉइंट भी नहीं थे मेरे, अल्लाह 2 पॉइंट भी नहीं थे मेरे लिए। तो उसने बोला फिर मुझे हो गया कि मैंने अपना 100% दिया था, तो मैंने छोड़ दिया उसके बाद, क्योंकि मुझसे नहीं हो पाया 100% दे के भी। लेकिन एक चीज़ था कि गिल्ट नहीं रहा, मैंने मेहनत नहीं किया। तो फिर उसने कुछ बीएससी किया, बीएससी के बाद एमएससी किया, और एमएससी के बाद पीएचडी करके वो यूएस में है। उसने बोला कि आज मुझे समझ आ रहा है कि अगर अल्लाह ताला ने उस टाइम वो 2 पॉइंट्स मुझे दिए होते, मैं अभी किसी क्लिनिक में सड़ रहा होता। आज मैं साल में 2 बार आता हूँ कश्मीर यूनिवर्सिटी रिसर्च पेपर के साथ, और खर्चा पूरा मतलब इन्हीं का होता है, और इतना ट्रैवल करता हूँ वर्ल्ड वाइड, अल्हम्दुलिल्लाह। आया समझ? तो ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला अगर आपके लिए एक दरवाजा बंद करता है तो 10 दरवाजे खोल देता है, ठीक है। बस आपको पॉजिटिव रहना है, अपना 100% देना है। बाकी इट इज़ नॉट डेट्रीमेंटल। नीट एग्जाम कोई ऐसा नहीं है कि तूफान है, आपने क्वालिफाई कर दिया तो आपकी लाइफ बन गई, आपने क्वालिफाई नहीं किया तो आपकी लाइफ ठप है। एक बेसिक एग्जाम है, आपने अच्छे से मेहनत की होगी, आपको नसीब में होगा तो मिल जाएगा। अगर खुदा न खास्ता नहीं हुआ तो ऐसा भी नहीं है कि आपकी लाइफ खत्म है। इतने सारे प्रोफेशंस हैं और इससे अच्छे प्रोफेशंस हैं, ठीक है। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड कीप स्टडिंग। अपना फोकस बनाए रखना, आपने अभी तक इतनी मेहनत की है इसको ज़ाया नहीं होने देना। एंड स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला सब ठीक करेगा। सो स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।